हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। तो आज हम धीरे के जीके के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश विभिन्न दालें उगाते हैं? मतलब सबसे ज़्यादा जो कौन सा देश है जो तरह तरह का दाल उगाता है? तो उसके ऑप्शन है चीन, ब्राज़ील, भारत, मैक्सिको। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत ही ऐसा देश है जिसमें हर तरह की दाल उगाई जाती है। भारत विश्व में, पूरे विश्व में दाल उत्पादक देश कौन है? भारत। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादक देश कौन है? भारत। उत्पादक, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता भी भारत है। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है। तो कौन सा देश विभिन्न दालें उगाता है? तो भारत। भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। और भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा दालें उगाई जाती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु हो। धान की खेती के लिए ठीक जलवायु कहाँ की है? तो मध्य प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। जानते होंगे बिहार में सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। तो धान की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? बिहार में। और बिहार में चावल की प्रति हेक्टेयर उत्पादन होती है 1.63 टन। 1.63 टन बिहार में चावल का उत्पादक, मतलब धान का उत्पादक होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन, एक हेक्टेयर उत्पादन में कितना होगा? 1.63 टन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है? भारत के किन राज्यों में सबसे ज़्यादा गन्ना होता है? तो इसके ऑप्शन है बिहार और यूपी में, यूपी और कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिहार और यूपी में, बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादक। और भारत में सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? सबसे बड़ा पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश, यूपी। उसके बाद आएगा बिहार। उसके बाद सेकेंड नंबर किसका है? बिहार का। उसके बाद उत्तरांचल का। भारत में किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा होती है? तो बिहार और यूपी में। और सबसे प्रथम स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश, यूपी। सेकेंड स्थान पे है बिहार और थर्ड स्थान पे है उत्तरांचल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय संविधान बना उसमें सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था? तो इसके ऑप्शन है भारतीय शासन अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, अमेरिका का संविधान, भारतीय शासन अधिनियम 1919। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय शासन अधिनियम 1935। और जितना भी संविधान में बात लिखा है उसमें 75% कहाँ से लिया गया है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है। कितना एक अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है? 321। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसका कैसे हो गया? देखिए, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का? कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसके ऑप्शंस हैं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। तो कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो इसका ऑप्शन है संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। जो कृष्णदेव राय लिखे थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? तेलुगु में। कृष्णदेव द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखा गया है? तेलुगु। और कृष्णदेव राय की संस्कृत रचना का नाम क्या है? जो संस्कृत में लिखे थे उसकी रचना का नाम है जामवती कल्याण। वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? निम्नलिखित में कौन पाकिस्तान का प्रांत नहीं है?
तो इसके ऑप्शन है पंजाब, आज़ाद कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का प्रांत नहीं है। और आज़ाद कश्मीर का मतलब यह होता है कि पाकिस्तान द्वारा जो अवैध रूप से, गैर कानूनी रूप से अधिकृत कश्मीर का वह हिस्सा जो 1948 में पाकिस्तान द्वारा किए गए काबियाली हमले में अवैध रूप से कब्जा कर लिए गए, इसलिए यह पाकिस्तान प्रांत नहीं है। मतलब कौन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे अवैध रूप, मतलब गैर कानूनी रूप से उसे अपना हथियार लिया गया। तो 1948 में पाकिस्तान द्वारा कबायली, कौन से हमले से? कबायली हमले में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था। किस पे? आज़ाद कश्मीर पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक थी। भारत में सर्वप्रथम महिला शासक कौन थी? तो इसके ऑप्शन है चांद बीबी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्नत महल, रजिया बेगम। तो सुने होंगे रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर डी क्या कौन है? रजिया बेगम। भारत में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया बेगम। और किस काल में? और इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी रजिया बेगम? इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया बेगम। और इसने कब से कब तक शासन किया था? 1236 से 1240 की ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत। कहाँ पे शासन किया? दिल्ली में। इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में रजिया को अपना अधिकारी घोषित कर दिया था, साथ ही सिक्कों पर भी उसका नाम अंकित करवाया था। वह भारत की पहली महिला शासक थी। इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया बेगम। उसने कब से कब तक शासन किया? 1236 से 1240 ईस्वी तक, और दिल्ली सल्तनत की मलिका रही। इल्तुतमिश जब अपने काल में जिंदा ही थे तो उसने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और साथ ही सिक्कों पे उसका नाम अंकित, मतलब उसका नाम लिखवाया। वह भारत की पहली महिला शासक थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होनी चाहिए। तो लोकसभा का उम्र सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो ऑप्शन है 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र 25 वर्ष। और लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष उसकी उम्र न्यूनतम होनी चाहिए, न्यूनतम। उससे ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि, मतलब भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने साल तक भारत का राष्ट्रपति रहता है? मतलब भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो इसका ऑप्शन है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, पीएम या सीएम हो, सबका सारे कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। सबका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। और ये कब किया गया? वह अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 56 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। जब से वो अपना पद ग्रहण कर लिया उसे ठीक 5 वर्ष तक वो पद पे रहेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। वो और 5 साल पूर्व भी गया और नया राष्ट्रपति नहीं मिला तब तक वो अपने पद पे रह सकता है, लेकिन उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और वो तब तक रहेगा जब तक कोई दूसरा अधिकारी नहीं मिल जाता। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है? इसके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो किसी भी सेना का, किसी भी सेना हो, किसी भी कमांडर हो, तो उसका सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सबके कार्यों को निर्वाचित करता है। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लावालंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड में।
कहाँ है? लावा लंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। और किस जिले में है? तो चतरा। झारखंड के किस जिले में? तो चतरा जिले में। चतरा जिले में अवस्थित है। कहाँ है? भारत के झारखंड राज्य में चतरा जिले में लावा लंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है श्री श्रवणबेलगोला में, राजगीर में, नालंदा में, बोध गया में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त बसदी मंदिर कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला में। और किस राज्य में पड़ता है ये श्रवणबेलगोला? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में पड़ता है ये श्रवणबेलगोला। ये कौन सा मंदिर है? ये जैन मंदिर है। जैन मंदिर है। किस धर्म का मंदिर है? जैन मंदिर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद उसका ऑप्शन देखेंगे। कथा साहित्य सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। वह विक्रमादित्य कौन थे? जो कथा साहित्य सागर में उल्लेख है कि महेंद्रादित्य के पुत्र कौन थे? विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। तो वह विक्रमादित्य कौन थे? तो इसका ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। जो हुनों को हराए थे वो कौन थे? स्कंदगुप्त विक्रमादित्य। कथा साहित्य सागर में उल्लेख किया गया है कि महेंद्रदित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने हुनों को परास्त किया था। हुनों के अतिरिक्त उसने पुष्यमित्रों को भी हराया था। हुनों को हराया और किसको हराया? पुष्यमित्रों को हराया। और वो कौन थे? स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। अतः वह विक्रमादित्य स्कंदगुप्त विक्रमादित्य था। और उसने किसकी उपाधि ग्रहण की? विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। शाहबाजादी गढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्तीर्ण है? किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी लिपि, खसोष्टी लिपि, यूनानी लिपि, अरमाइक लिपि। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि। शहबाजगढ़ी का अशोक का सप्तम शिलालेख किस लिपि में उत्कीर्ण है? खरोष्टी लिपि में। इसमें किसका वर्णन किया गया है? अशोक की तीर्थ यात्राओं का। अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। तीर्थ यात्राओं का। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। त्रिकोणात्मक संघर्ष में मुख्य रूप से भागीदार कौन थे? त्रिकोणात्मक संघर्ष था, उसमें मुख्य रूप से कौन कौन भागीदार थे? तो इसके ऑप्शन है प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल एवं पुष्यभूति, प्रतिहार, पाल एवं चोल, प्रतिहार, चोल एवं पाल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट। ये कहाँ पे हुआ था? कन्नौज। जो त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ था कहाँ? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष, जिसमें पाल वंश, गुजर, प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था। इसमें पाल वंश की ओर से प्रथम धर्मपाल शामिल हुए थे। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम कौन शामिल हुए थे? धर्मपाल। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो इसके ऑप्शन है गुलाम वंश, यामनी वंश, गौर वंश, मंगोल वंश। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? तो यामनी वंश का। महमूद गजनबी ने किस वंश में जन्म लिया? तो यामनी वंश में जन्म लिया। और वे कितने वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पे बैठे। कब अपनी गद्दी पे बैठा महमूद गजनबी? 998 ईस्वी में। और कितनी वर्ष की अवस्था में? 27 वर्ष की अवस्था में।
बगदाद का खलीफा अल मंदिर बिल्ला ने महमूद गजनबी को पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उन दुल्ला तथा यमीन उल मुल्ला की उपाधि दी। और बगदाद का जो खलीफा था कौन था? अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनबी के पद को मान्यता प्राप्त करते हुए उसे कौन सी उपाधि दी थी? यमीन उद्दुल्ला को उपाधि दी थी। और यमीन उल मुल्ला की उपाधि दी थी। यमीन उल मुल्ला की उपाधि दी थी। तो महमूद गजनबी किस वंश का शासक था? यामनी वंश का। उसने यामनी वंश में जन्म लेकर 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्ला ने महमूद गजनबी को कौन सी उपाधि दी? यमीन उद्दुल्ला तथा यमीन उन मिल्ला की उपाधि दी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। बलबन 1255 से 1287 ईस्वी का मूल नाम, बलबन का मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था उसका? तो इसका ऑप्शन है इब्न बतूता, इमादुल मुल्क, बहाउद्दीन, शेर खान। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का वास्तविक नाम, मूल नाम क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। वो किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का। बलबन 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। और वह कब दिल्ली की गद्दी पर बैठा? पहले तो इल्तुतमिश का गुलाम था, उसके बाद 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल थे? वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल थे? तो इसका ऑप्शन है इब्न बतूता, बरनी, एलिफिस्टन, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, बरनी ने कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक आंशिक पागल है। और उसको क्यों कहा था? मोहम्मद बिन जो था वो सनकी भरी योजना, मतलब बहुत बेकार योजना बनाता था और क्रूर था और दूसरों को सुख देने के प्रति उसकी कोई भी भावना नहीं थी। वो सबको सिर्फ परेशान करता था और जो भी नियम कानून रहता था सब बेकार नियम कानून थे, इसलिए उसे पागल सुल्तान कहा जाता था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। इन पंक्तियों को किसने लिखा? बहुते देखे परी ओलिया, बड़े किताब कुरान, काहे हिंदू मोहे राम, प्यारा तुर्क रहे रहीमान। इस पंक्ति को किसने लिखा था? इसके ऑप्शन है नामदेव, नानक, रामानंद, कबीर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कबीर। कबीर ने इन पंक्तियों को लिखा था। और कबीर का जन्म कब हुआ था? 1425 ईस्वी में। 1425 ईस्वी में एक विधवा गृहिणी ब्राह्मणी के घर से हुआ था। उसकी जो उनके होने से पहले उनके पिता चल बसे थे। और ब्राह्मणी के घर कौन से कास्ट के थे? धर्म के थे? ब्राह्मण थे। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकशवाद में अवस्था व्यक्ति एवं निराहार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। वो सब इसमें नहीं मानते थे। उन्हें जाति प्रथा भी नहीं मानते थे, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आम्बेडकर, मूर्ति पूजा, तप जप, अवतारवाद घोर का विरोध करते थे वो हमेशा। और वो किस में आस्था रखते थे? एकेश्वरवाद, मतलब एक ईश्वर है सबका, उसमें आस्था रखते थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, एक प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का बंगाल में विलय कब हुआ था? बिहार बंगाल में विलय कब हुआ था? तो इसके ऑप्शन है 1719 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, 1636 ईस्वी में। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1719 ईस्वी। प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार एवं बंगाल का विलय कब हुआ था? 1719 ईस्वी में। 1719 ईस्वी में बिहार का बंगाल में विलय एक प्रशासनिक इकाई के रूप में किया गया था। ये सब चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और कोई भी दिक्कत है ना तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।